और शायर का काम है कि लीडरों को आईना दिखाओ, और शायर समाज का आईना होता है। मैंने तौसीफ साहब को आईना दिखाने का काम किया था। आगे अगर फिर कुछ अगर हमको ऐसा लगेगा, अगर आप लोग परेशान होंगे, तो मैं उस वक्त भी तौसीफ साहब को आईना दिखाने का काम करूंगा, डरूंगा नहीं। मैं आप लोगों को बताऊंगा। और तौसीफ साहब को बुरा नहीं लगा, बुरा अगर किसी को लगा तो तौसीफ साहब के दुश्मनों को लगा कि तबरेज हाशमी फिर तौसीफ साहब के साथ क्यों मिल गए। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जनाब तौसीफ आलम साहब कभी किसी को दुश्मन नहीं माना। 17 साल का रिश्ता है मेरा तौसीफ साहब से। मेरी जब मूंछ दाढ़ी कुछ नहीं हुई थी, मैं तब से तौसीफ साहब के साथ घूम रहा था। और मैंने देखा जब मुझे पलटू राम ने मुझे टिकट का ऑफर किया, उनके मिनिस्टरों ने मुझसे बात किया, तो मैं लालच में आकर के सोचा कि चलो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। मुझे एहसास नहीं था कि ये पलटू राम मेरे साथ ही पलटी मारेगा, और नीतीश कुमार ने मेरे साथ भी पलटी मारने का काम किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरा घर वापसी होना चाहिए। मेरा गार्जियन तो तौसीफ साहब है, मैं अपने घर वापस आया हूँ। इसमें कोई बड़ी ये मेरी कोई भूल नहीं है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, जब सैलाब आया था 2017 में, मैंने एक शेर कहा था कि सत्ता का वो खिलाड़ी जब फर्द हो गया, मोदी से मिलकर उसका लहू सर्द हो गया। सैलाब में तबाह हुई जिंदगी इधर, मुखिया उधर बिहार का बेदर्द हो गया, मुखिया उधर बिहार का बेदर्द हो गया। मैं चंद बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। दोस्तों, आज हम लोगों के बीच में एक ऐसी पार्टी चुनाव लड़ रही है जो दावा करती है कि मैं मुसलमानों की भलाई करूंगा, जो दावा करती है कि मैं सीमांचल को तरक्की याफ्ता बनाऊंगा। मैं ऐसे लीडरों को पूछना चाहता हूं कि अगर तुम सीमांचल की भलाई चाहते तो तुमने कमरुल हुदा को हम लोगों ने जिता करके तुमको देने का काम किया था। तुमने कौन सा वैसी हॉस्पिटल खोलने का काम किया? तुमने यहाँ के कौन से मजलूमों का, बीमारों का इलाज कराने का काम किया? अरे अगर तुमने कुछ किया तो यहाँ के बीमार आदमी अगर तुम्हारे हैदराबाद में अगर इलाज करने के लिए कोई गया तो तुमने उसको 10,000 रुपए के चक्कर में उनको 3 दिन तक रोक करके रखने का काम किया। और वो जो तुम्हारा फ्री इलाज करने का दावा था वो झूठा साबित हुआ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो टूपामारी का वो हाफिज इमरान साहब की वो वीडियो देख लीजिए। वो अपने बहनदी को लेकर के डॉक्टर के पास जाता है, तो वहाँ तेलंगाना वो दारुस्सलाम उनका जो हॉस्पिटल है वहाँ ले जाकर के इलाज कराता है। और यहाँ दारुल ईमान से उसको कहा जाता है, अख्तरुल ईमान के जरिए से कि फ्री इलाज होगा। रहमान का वो नौजवान अपने बीमार बहनदी को लेकर के हैदराबाद इलाज करने के लिए जाता है, और इलाज के दौरान 3.5 लाख रुपए का बिल आता है। 3,40,000 रुपए हाफिज इमरान दे देता है, 10,000 रुपए नहीं दे पाता, उसके पास है नहीं पैसा। वो दारुल ईमान बात करता है तो कभी दारुस्सलाम बात करता है, कभी दारुल ईमान के सदस्य से बात करता है, कभी दारुस्सलाम के सदस्य से बात करता है। सब हाथ उठा लेते हैं और कहता है कि यहाँ पर कोई फ्री इलाज नहीं होता, पैसा 10,000 रुपए दो, उसके बाद अपने पेशेंट को लेकर के जाओ। ये सच्चाई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब नफरत की राजनीति करना चाहते हैं हमारे इलाके में। मैंने पिछले 15 दिनों पहले एक बयान दिया था कि अगर सीमांचल को कश्मीर बनाने से अगर आप बचाना चाहते हो तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लीडरों को यहाँ से नकारने की कोशिश करनी पड़ेगी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हटाने की जरूरत आन पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा था दोस्तों, मुल्क का जब बंटवारा हुआ था जंगे आजादी में, सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर जाने अगर किसी की गई थी तो वो मुसलमानों की गई थी। और उसी वक्त बदकिस्मती से इस मुल्क का बंटवारा हुआ, और उस बंटवारे में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था तो वो मोहम्मद अली जिन्ना का था। और वो मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? वो भी एक बैरिस्टर थे, वो भी एक बहुत बड़े वकील थे, वो भी विदेश से पढ़ करके आए थे। उन्होंने देखा कि हमारी कौम के लोग बहुत जज्बाती हैं, और जज्बाती बना करके लोगों से कहा कि तुम लोग अपना मुल्क बनाते हैं, चलो मिलकर के हम लोग और अपना मुल्क बनाएंगे, अपना चमन होगा, अपनी हुकूमत होगी, और मुल्क का बंटवारा कर दिया। आज देख लीजिए कि पाकिस्तान का क्या हाल है, और आज हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान उसी मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से शक के घेरे में हैं। और उस वक्त भी हमने मौलाना आजाद की तकरीर सुन करके जिन्ना को नकारने का काम किया था और हिंदुस्तान में रहने का काम किया था। इसी तरह से बैरिस्टर एक आया है आज हमारे बीच में सीमांचल में नफरत की दीवार खड़ी करने के लिए, असदुद्दीन ओवैसी के रूप में। ये भी बैरिस्टर है, ये भी विदेश से पढ़ करके आया है, और सीमांचल में आकर के हमारे भाईचारे को मिटाने की कोशिश करता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि
सुन लो, हमने जिन्ना को भी नकारा था, हम असदुद्दीन ओवैसी को भी नकारेंगे और इंशाअल्लाह तुम्हारी राजनीति यहाँ चमकने नहीं देंगे। आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। मैं एक शायर हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि कश्मीर में जिस तरह से सियासी बाजीगरों ने नफरत की राजनीति करके वहां के नौजवानों के हाथों में पत्थर उठाने पर मजबूर किया, सीमांचल को बनने नहीं दूंगा। और असदुद्दीन ओवैसी, तुम कान खोल करके सुन लो और आओ हमारे सीमांचल की बस्तियों में आकर के देखो कि हम हिंदू मुसलमान किस तरह से मिलकर के रहते हैं, हमारे लीडर हिंदू मुसलमानों को किस तरह से लेकर के चलते हैं। अरे हमारे यहाँ पर किसी हिंदू के घर में किसी की मौत होती है, चाहे हम मुसलमान भाई जलाने में शामिल हो या ना हो, लेकिन कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते हैं। हमारे इसी तरह किसी मुसलमान के घर में किसी की मौत होती है, चाहे वो हिंदू भाई जनाजे की नमाज में शामिल हो या ना हो, लेकिन कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते हैं। इसी तरह किसी हिंदू के घर में किसी की मौत होती है, चाहे हम जलाने में शामिल हो या ना हो, लेकिन मरगद के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते हैं। ये भाईचारगी है, ये कौमी यकजहती है। क्या इसको मिटाने देंगे आप असदुद्दीन ओवैसी के बारे में? बिल्कुल नहीं देना है। ये असदुद्दीन ओवैसी के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ, उन्होंने आकर के सीमांचल की बस्तियों में पैसा कमाने का काम किया। वो व्यापारी है, असल में व्यापारी ये है कि उसने यहाँ पर टिकट बेचने का काम किया। असदुद्दीन ओवैसी, अगर तुम सीमांचल की भलाई चाहते तो किसी गरीब का बेटा को टिकट देकर के यहाँ से एमएलए बना करके भेज दे, किसी पढ़ा लिखा इंसान को टिकट देकर के यहाँ से तुम असेंबली भेजने का काम करते। तुम भट्टा वाला जो जमीन पे जमीनों को जलाया, पहले भट्टा खोल करके अब इंसानों की बस्तियों को जलाना चाहते हैं, ये हम जलाने नहीं देंगे, नहीं देंगे। और असदुद्दीन ओवैसी इससे पहले क्या किया आप लोगों को बताना चाहता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना से बिहार में चुनाव लड़ने आने का मतलब क्या है? असदुद्दीन ओवैसी का आने का मतलब क्या है? बिलाल भाई, आप तो हैदराबाद से आते हो, तेलंगाना में उनकी 8 सीट में वो चुनाव लड़ते हैं। उनके पार्टी से ये वार्ड काउंसिलर रहे हैं, जिसको आप मुखिया बोलते हो पंचायत में, हमारे नगर पंचायत में वार्ड मेंबर बोलते हैं। इसी तरह से नगर निगम के वार्ड काउंसिलर रहे हैं बिलाल अहमद खान साहब। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के मुसलमानों के वोटों का सौदा किया और हजारों करोड़ रुपए में डील किया कि मैं जाकर के सीमांचल की बस्तियों में बिहार चुनाव में जो मुसलमानों का वोट है उसको मैं तकसीम कराने का काम करूंगा, ध्रुवीकरण कराने का काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करूंगा। इसलिए दोस्तों, हम तमाम लोगों को यह बात समझने की जरूरत है कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे लिए खैर खा नहीं है, बल्कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। और उनकी पार्टी को यहाँ से हमें अगर आज जिता देते हो या वोट दे देते हो तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी, असदुद्दीन ओवैसी नहीं जीतेगा या यहाँ पर तौसीफ आलम नहीं जीतेगा। इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना नहीं है और असदुद्दीन ओवैसी को नकारने की जरूरत है। क्या आप लोग ऐसा करेंगे? और आपको बताता हूं, आपका विधायक इस बार विधायक नहीं बनेगा। अगर आप जिताते हो तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं जाकर जो उन लीडरों से मिल करके आया हूं और उन लोगों ने कहा कि तौसीफ साहब को अगर सरकार हमारी महागठबंधन की बनती है तो तौसीफ साहब जो मंत्रालय मांगेगा वो देने का काम करूंगा। क्यों मैं बताता हूं कि जब यहाँ पर एक सीए काला कानून थोपा गया हिंदुस्तान के अंदर में, तो उस काले कानून के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का अगर कोई लीडर बिहार में छोटी जगह से उठ करके आगे आने का काम किया था तो वो कोई और नहीं, आपका विधायक तौसीफ आलम था। मैं गवाह हूं इस बात की। 12 तारीख को मैंने तौसीफ आलम साहब को फोन किया कि चाचा आज हम लोग यहाँ पर टायर जला करके इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। जनाब तौसीफ साहब मुझसे कहते हैं कि क्या बात है, बताओ क्या करना है मुझे। मैंने कहा कि आप आ जाइए। फिर थोड़ी देर बाद वो फोन काट देते हैं, कहते हैं थोड़ी देर बाद फोन करके कि तबरेज ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई को बड़े पैमाने पर शुरुआत करो और कल मैं भी आता हूँ और हजारों की
तादाद में लोगों को बुलाने का काम करो। और विधायक तौसीफ जाकर के LRP से चल करके उस तबीयत खराब थी इनकी, तब वहाँ LRP से चल करके बहादुरगंज आते हैं और बहादुरगंज में आकर के मुसलमानों को कहते हैं कि मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है, ये विधायक महज आपका विधायक नहीं है, आपकी हिफाजत की खातिर आपकी मुहाफिज आपका मुहाफिज बन करके आज तक पे कफन बांधने का काम करता है। आप तमाम लोगों में अगर कोई किया होगा तो वो नजारा देखा होगा, आज भी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है जब तौसीफ साहब मुझसे कहता है कि बांध दो मेरे सर पे कफन। देखे कि नहीं देखे आप लोग? और यही आपका बहादुर विधायक तौसीफ आलम ने आपके वोटों के सदके, आपकी हिम्मत की वजह से, आपकी ताकत की वजह कर इन्होंने पूरे किशनगंज जिला में जाकर के लोगों को बताया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। किसी पार्टी का लीडर आगे आने का काम नहीं किया था, इसलिए मैं तौसीफ साहब को सलाम करता हूँ और मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच 2 मिनट के लिए विधायक तौसीफ साहब के साथ दो हम लोग देखे, 2 फरिश्ते थे हम लोग विधायक जी के साथ, ये रहमान कातिबीन कहिए, एक काजी आरिफ साहब, एक मैं। तो मैं थोड़ा दूर हो गया था, आज भी दूर हूँ शायद, लेकिन आज बहुत दिल के करीब हूँ मैं चचा का। जोरदार तालियों से इस्तेकबाल करें काजी आरिफ साहब।